मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज अहमदाबाद सीतापुर, प्रवक्ता ज्योग्राफी। तो आज जो है बच्चों कक्षा 7 में सामाजिक विषय में भूगोल विषय का अध्ययन कराया जाएगा और इसमें आपका जो दूसरा चैप्टर है पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसके बारे में जो है आज हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि उसका अर्थ क्या है और शाब्दिक अर्थ उसका क्या है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो भाई हमारा जो सौरमंडल है और इसमें जो सभी 8 हमारे ग्रह हैं, तो उन ग्रहों में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। और इस पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण जो होता है तो ये जीवन का संचार करता है, क्योंकि जीवन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो पर्यावरण के आधार पर ही संचालित होती हैं इसके ऊपर। क्योंकि इस पृथ्वी पर जल है, मिट्टी है, वनस्पति है और जीव जंतु के साथ साथ वायुमंडल का भी एक जो है समन्वय पाया जाता है। तो ये सब लोग जो हैं एक साथ मिलजुल करके इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं और ये सभी जो होते हैं ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। वो चाहे हमारा जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वनस्पति हो और चाहे जीव जंतु हो, सभी लोग जो हैं एक साथ मिलजुल करके इस पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं। तो यही जो इस धरती के ऊपर या इस पृथ्वी के ऊपर जो यही समस्त प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं, तो इन्हीं के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहा जाता है। तो अब आगे जो है हम इस पे चलते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है, तो पर्यावरण को अगर हम 2 खंडों में तोड़ दें तो हमारा आता है परि प्लस आवरण। यहां परि का अर्थ है चारों ओर, सराउंडिंग, अर्थात हमारे चारों ओर जो चीजें पाई जाती हैं। और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए या घिरा हुआ या ढका हुआ, हम कह सकते हैं। ठीक, अर्थात वह परिस्थितियां जिनसे हम चारों ओर से ढके हुए हैं या वह परिस्थितियां जिनसे समस्त जीव जगत ढका हुआ है या वह परिस्थितियां उसको घेरे हुए हैं, तो यही सब मिलकर के पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां विद्यमान हैं या हम जिनसे चारों ओर से ढके हुए हैं या जो हमको घेरे हुए हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो ये इसका जो है ये शाब्दिक अर्थ है। और इस पर्यावरण में अभी जो हमने बताया आपको कि कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इसमें एक तो भौतिक चीजें, ठीक है, जैसे जल है, वायु है, पवन है, वायु वही है, ठीक है, या सूर्य का प्रकाश है। तो ये सब भौतिक चीजें इसमें हो गई। और जैविक जो चीजें होती हैं या जिनमें जीवन पाया जाता है, उनमें जैसे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, तो ये सब जो होते हैं ये हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और इन्हीं से मिल करके जो एक तंत्र बनता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है या इकोसिस्टम के नाम से उसको जाना जाता है। तो एक और इसमें आता है कि फिर पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, या व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक घटकों का जो एक समन्वय पाया जाता है, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्योंकि जो भी इसमें जैविक या अजैविक घटक हैं
तो ये एक दूसरे के पूरक के रूप में इस धरती के ऊपर कार्य करते हैं, और इनमें से अगर एक भी किसी तत्व की कमी हो जाती है तो फिर उससे जो है दूसरा वर्ग जो है वो प्रभावित होगा। जैविक में सारे जीवधारी वर्ग आ गए, और अजैविक में जो है आपका हमने बताया अभी कि उसमें जल है, पवन है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, खनिज हैं, ठीक है, या और जो तत्व पाए जाते हैं तो वो सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। तो हर इसमें जो है एक दूसरे की इनको सबको आवश्यकता होती है, और अगर इनमें से वही जो बताया हमने कि अगर किसी एक चीज की भी इसमें कमी होती है तो दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, या इसको पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। और एक चीज बता देते हैं कि पारिस्थितिकी का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है, अर्थात इसके अंदर पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, तो उस विज्ञान का नाम है पारिस्थितिकी विज्ञान, उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया इसका अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो पर्यावरण के जो मुख्य प्रकार हैं तो वो दो बताए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। भौतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण इसको कहा जाता है। तो ये दो प्रकार का जो है आपका पर्यावरण पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम भौतिक पर्यावरण को थोड़ा बताते चलते हैं, हालांकि किताब में आपका डिटेल ज्यादा दिया हुआ नहीं है। तो भौतिक पर्यावरण वह होता है जिसके अंतर्गत जो है भूमि है, जल है, वायु है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, या विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, चट्टानें हैं, ठीक है, ये सब जो है इसमें पाए जाते हैं। तो यही सब मिलकर के भौतिक पर्यावरण कहलाता है। और दूसरा आपका ह्यूमन पर्यावरण है, इसके अंतर्गत जो है मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपका मानवीय पर्यावरण कहलाता है। इसमें मानव से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो सब इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद जो है आगे इसमें अब इन्हीं का जो है थोड़ा डिटेल जो है आगे आपका इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसको जो है हम देखते हैं। तो अब बच्चों आइए देखते हैं आगे कि जो भौतिक पर्यावरण है या नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, या इसको फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम अभी आपको बताएं। अब इसमें जो है आपको हम बताएंगे कि भौतिक पर्यावरण के परिमंडल कितने होते हैं, या भौतिक पर्यावरण को कितने परिमंडलों में बांटा गया है। तो भौतिक पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 परिमंडलों में बांटा गया है, और वो 4 परिमंडल हैं आपके एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये जो है यहाँ आपके ये 4 इसके जो है ये परिमंडल बताए गए हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं को हम यहाँ विस्तृत रूप से या डिटेल में इनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर को या वायुमंडल। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो हमारी जो पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक घेरा या वायु की एक पतली परत पाई जाती है, तो उसी को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक घेरा या वायु की एक पतली परत पाई जाती है, तो उसी को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और वायुमंडल की जो प्रकृति है तो वो बहुत ही गतिशील है, क्योंकि इसमें वायुदार, तापमान, ठीक है, वायुदार और तापमान, पवन, वर्षा और आर्द्रता, ये जो है वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं, या इनको हम घटक कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वायुदार,
वर्षा, ठीक है, या तापमान, पवन, ये सब जो है इसके क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं या घटक कहलाते हैं। इसमें देख लेते हैं वायुमंडल, तापमान, वर्षा, ठीक है, या वायुदाब, इसको वायुदाब कहते हैं, है? वायुदाब है, तापमान है, वर्षा है, या पवन है, ये सब जो कहलाते हैं ये इसके कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं वायुमंडल के। और वायुमंडल जो है ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की परतों से मिलकर के बना हुआ है। कितने प्रकार की परतों से मिलकर के बना हुआ है? 5 परतों से, ठीक है। 5 लेयर्स। तो 5 परतों से जो है ये मिलकर के बना हुआ, वो 5 परतें कौन सी होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये 5 परतें जो हैं ये पाई जाती हैं और इन 5 परतों से मिलकर के वायुमंडल की रचना हुई है। और इन परतों की अपनी अलग अलग मोटाई है और उन परतों में ही जो तमाम तरह की क्रियाएं होती हैं तो इन परतों के अनुसार ही घटित होती रहती हैं। हालांकि यहाँ जो है उसका डिटेल नहीं है, वो आगे आपका लेसन में आएगा तो उसको हम विस्तृत रूप से जो है इन परतों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये 5 परतें जो हमने आपको बताई, इन 5 परतों में वायुमंडल का विभाजन किया गया है। और इन्हीं 5 परतों में ही एक हमारी जो परत पाई जाती है, जिसको अभी हमने नाम बताया आपको, है ओजोनोस्फीयर, अर्थात ओजोन मंडल जिसको कहा जाता है। तो इसी में एक विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है और वो क्या है कि ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, ठीक है। इससे जो है इस पृथ्वी पे जो एक परत पाई जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस परत में अब धीरे धीरे छिद्र भी होने शुरू हो गए हैं। और अगर ये परत ना होती, जो भी हमने बताई है आपको, ठीक है, ये परत अगर ना होती तो ओजोन मंडल जो है या ओजोनोस्फीयर जो है, अगर ये परत ना होती तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं जो छन करके इस परत से आती हैं तो ये सीधे हमारे पृथ्वी पर अटैक करती हैं और इसके ऊपर जो जीवन पाया जाता है वो जीवन इसके द्वारा काफी प्रभावित होता है, क्योंकि इससे तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। और एक चीज आपको बताए चलते हैं कि वायुमंडल में ही मौसम और जलवायु संबंधी जो दशाएं हैं ये भी इसी में पाई जाती हैं। और वायु जो है, वैसे तो अगर देखा जाए तो वायु सभी जो जीव हैं उन सभी जीवों के लिए बहुत ही जो है जीवनदायिनी का कार्य करती है। जैसे मनुष्य जो है और पेड़ पौधे या जीव जंतु जो है ये सब सांस के द्वारा इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उन गैसों का भी अलग अलग अपना महत्व है कि जैसे मानव या जो जानवर होते हैं तो ये लोग जो हैं ये सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां होती हैं ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा वायुमंडल है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है, स्थलमंडल। तो स्थलमंडल क्या है? अर्थात तो इसको हम बताते हैं इस तरह से कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके ऊपर 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। जो शेष भाग बचता है 1/4, तो वही क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। और इसकी जो मोटाई है वो यहां आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर इसकी मोटाई बताई गई है स्थलमंडल की।
स्थल मंडल जो है, तो अब ये किन किन रूपों में हमको दिखाई देता है? तो स्थल मंडल हमको महाद्वीपों, द्वीपों, ठीक है, मैदानों, पर्वतों, पठारों इत्यादि के रूप में जो है ये हमको पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है। अब स्थल मंडल का जो सबसे ऊपरी आवरण होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है, उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं भूकपटली या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊपरी परत होती है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं या उसके ऊपर निवास करते हैं। इसके अलावा और जो परतें उसमें पाई जाती हैं, सियाल है, सीमा है और निफे, ये 3 प्रकार की जो परतें हैं, इन्हीं से मिलकर के हमारा स्थल मंडल बना हुआ है। और ये तीनों परतें जो हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों से ये मिलकर के बनी हुई हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्थल मंडल है, तो ये एल्युमिनियम, सिलिका, ठीक है, और उससे निकिल और लोहा, एल्युमिनियम, सिलिका, निकिल और लोहा, हीलियम जिसको कहते हैं, तो इन तत्वों से मिलकर के ये बना हुआ है हमारा लिथोस्फीयर स्थल मंडल जिसको कहा जाता है। तो इन्हीं से जो है ये बना हुआ है। और स्थल मंडल के ऊपर जो है तमाम तरह के जीवधारी हैं, तो चाहे मनुष्य हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे अन्य जो जंगली जीव जंतु हैं, वो सभी जीव जंतु इसके ऊपर पाए जाते हैं और ये लोग उसी के ऊपर निवास करते हैं, अपना उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं और उसी पे अपनी सारी क्रियाएं जो हैं ये संचालित करते हैं। और पृथ्वी के ऊपर एक विशेष प्रकार की का जो एक बल है वो पाया जाता है, वो भी आपका इसी पाया जाता है, ठीक है, स्थल मंडल पे ही पाया जाता है। और वो बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि हर कोई वस्तु जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस पृथ्वी से जुड़ी हुई है। क्योंकि न्यूटन ने ये सिद्ध किया था, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जो वस्तु पृथ्वी से उछाली जाती है या फेंकी जाती है, वो लौट करके वापस कहाँ आती है? इसी पृथ्वी के ऊपर ही आती है। तो ये है हमारा स्थल मंडल, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल के ऊपर चलते हैं, ठीक। तो अभी जो हमने बताया कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 3/4 जल पाया जाता है, या जिसको हम कहते हैं 71% जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है। इसको सही ढंग से अगर कहते हैं तो 70.8% इसको कहा जाता है। इतना जो है जल इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो जल है ये पृथ्वी के ऊपर किन किन रूपों में पाया जाता है? तो ये जो जल है हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो ये महासागरों, सागरों, नदियों और खाड़ियों के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। इन्हीं में जो है अथाह जो है जलराशि पाई जाती है, और सबसे बड़ी जो जलराशि पाई जाती है वो पाई जाती है ओशियन, महासागरों में। और वो हमारे किताब में जो है वो 4 महासागर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। और वो 4 महासागर हमारे कौन कौन से हैं? ठीक है, वो आपका पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। एक और आपका 5वां भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपका दिया नहीं है इसमें किताब में। 5वां भी होता है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, और वो आपका आर्कटिक वहां हो गए। तो ये महासागर जो पाए जाते हैं, ये महासागरों में जो है जल का जो एक विशाल समूह है या विशाल जो जलराशि है वो इन्हीं में पाई जाती है। इन्हीं में जो है सभी जीव जंतु जो है जल में ही, जो जलीय जीव जंतु होते हैं ये जल में अपना विचरण करते हैं, ठीक है, उसी में जो है अपना ये जीवन यापन करते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर जो ये तमाम जल पाया जाता है, 3/4 जो जल पाया जाता है, तो ये इसी कारण जो है इसको अंतरिक्ष से जब देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। तो इसी कारण जो है इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न भी उठता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है?
तो यही कारण है क्योंकि पृथ्वी पर अथाह जलराशि पाई जाती है, अर्थात 3/4 भाग जो हमारी पृथ्वी का है वो जल से घिरा हुआ है, उसके जल पाया जाता है। तो इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये हमारा जो है हो गया जलमंडल, और इस जलमंडल के बाद जो है हम फिर जैवमंडल को देखते हैं, बायोस्फीयर। तो जैवमंडल क्या है? जैवमंडल अगर देखा जाए तो इन तीनों का ही सम्मिलित रूप है, क्योंकि जैवमंडल का अर्थ होता है कि वह मंडल या वह स्थान जहां पर जीवों का समूह पाया जाता है, या जहां पर जीवधारी विचरण करते हैं, रहते हैं, तो वो आपका कहलाता है जैवमंडल कहलाता है। ठीक है। और जैवमंडल के अंतर्गत भाई इसमें आपके वायुवीय भी जीवधारी होते हैं जो वायुमंडल में विचरण करते हैं, वायु में विचरण करते हैं। इसमें आपके स्थल पर भी जीव जंतु पाए जाते हैं या वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये होते हैं। और इसमें जो है जल में भी जो जीव जंतु, जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं, वे भी वो आपके होते हैं। तो इन सभी का जो सम्मिलित रूप है वो आपका जैवमंडल कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के सम्मिलित रूप को जैवमंडल कहा जाता है, क्योंकि इस पे जीवों का समूह पाया जाता है। और ये जो ऊपर के तीनों मंडल हैं, इन तीनों मंडलों में जीवधारी पाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो सभी जीवधारी जो हैं पाए जाते हैं, और वही सब मिलकर के इसको जैवमंडल बनाते हैं। वही सब जो है इसको जैवमंडल की मान्यता देते हैं। और इस परत की मोटाई जो है जैवमंडल की बताई गई है 30 किलोमीटर जो है इसकी मोटाई बताई गई है। इतनी मोटाई जो है इसकी पाई जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ये हमारे 4 जो पर्यावरण के परिमंडल हैं, या सॉरी भौतिक पर्यावरण के जो ये 4 परिमंडल हैं, इन चारों को जो है हमने आपको यहाँ पर बताया। तो बच्चों फिर अब देखते हैं हम मानवीय पर्यावरण क्या होता है। ठीक है। तो मानवीय पर्यावरण को हम इस तरह से समझते हैं कि भाई इस पृथ्वी के ऊपर जब से जीवों का विकास हुआ, क्योंकि आपको भूगोल में हमने पढ़ाया है कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में आग के एक दहकते गोले के समान थी, बाद में इसके ऊपर बरसातें हुई और कई हजारों करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती रही, तब जाकर के ये ठंडी हुई। इसके बाद जो है धीरे धीरे इसके ऊपर जीवों का विकास हुआ। तो भाई पहले एक कोशिकीय प्राणियों का जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद त्वचा वाले जीव आए, उसके बाद जो है हड्डी वाले जीव आए, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर मानव, या जिसको हम कहते हैं नर मानव, उसकी जो है उत्पत्ति हुई इसके ऊपर। तो प्रारंभिक अवस्था में जो मानव था तो वो अपना जीवन प्रकृति की गोद में ही जीता था। प्रकृति के द्वारा जो चीजें उसको मिलती थी उन्हीं को वो खाता था और उसी में वो अपना जीवन व्यतीत करता था। ज्यों-ज्यों उसके मस्तिष्क का विकास होता चला गया, त्यों-त्यों वो जो है नए नए स्थानों को खोजना शुरू कर दिया। उसने भोजन का जो स्वरूप था उसमें उसके परिवर्तन आया, खेती करना उसने शुरू किया। तो ये सिरे जो है फिर धीरे धीरे वो कार्य करने लगा, यहाँ तक कि वो फिर मकान बना करके एक स्थान पर रहने लगा। फिर क्या था, फिर उसके जीवन में एक और क्रांतिकारी बदलाव आया, और वो क्या था, पहिए का आविष्कार। तो पहिए का जो आविष्कार मानव के द्वारा किया गया, तो उसके द्वारा जो है फिर उसके जीवन में बहुत ही उथल पुथल हो गई, क्योंकि पहिए के निर्माण के कारण सबसे पहले तो उसने इसका उपयोग किसमें किया था, चाक बनाया था उसने सबसे पहले इससे, और फिर उसके ऊपर वो मिट्टी के बर्तन बनाना उसने सीखा था। और फिर जो है उस पहिए का उपयोग उसने विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, ये सब जो थी उस समय, तो उसमें उसने इस्तेमाल किया। और फिर धीरे धीरे यही पहिया जो है फिर धीरे धीरे चलता रहा और नित नए आयाम छूता रहा, और आज जो है उन्हीं पहियों की बदौलत ही हम आसमान में सैर कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है
उसकी गतिविधियां बढ़ती रहीं और वो अपना विकास करता रहा। और आज हम अपने चारों ओर मानवीय पर्यावरण का एक विशाल आवरण पाते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर मानव जो है वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है या विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग में वो बटा हुआ है। तो ये जो है मानवीय पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर आज के समय में दिखाई देता है। मानव की इन प्रक्रियाओं ने प्राकृतिक पर्यावरण को हानि भी पहुंचाई, क्योंकि मानव ने ज्यों-ज्यों तरक्की की तो उस तरक्की में जो है फिर उसने नई जो समस्याएं थी उनको भी उसने जन्म दिया। भाई यातायात का विकास हुआ, वाहन चले उसके ऊपर, उसका धुआं निकलता है या उसकी आवाज से जो है तमाम तरह के प्रदूषण जो है उत्पन्न होते हैं। कारखाने चलते हैं उनकी आवाज से, ठीक है, और उनसे जो कचरा निकलता है या उनसे जो धुआं निकलता है तो उनसे जो है तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो आज हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई मानव ने जिस तरह से धीरे धीरे विकास किया तो विकास के साथ साथ उसने पर्यावरण को भी प्रदूषित करने में अपना अहम योगदान दिया है। तो इससे जो है धीरे धीरे पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित होने लगा है, ठीक है। फिर आगे अब देखते हैं हम कि बायोडायवर्सिटी क्या है, या इसको हम कह सकते हैं जैव विविधता, इसको कहते हैं। जैव विविधता इसको कहते हैं। तो जैव, जैसे जैव से अगर हम देखें तो जैव का मतलब होता है जीवधारी, ठीक है। उसमें मानव, जीव-जंतु और आपके पेड़ पौधे ये सभी आपके आ जाते हैं। और विविधता का मतलब भाई विभिन्नता उसमें होती है। तो जैसे इस धरती के ऊपर भाई आप देखते हैं जैव विविधता क्या है कि इस धरती के ऊपर सबसे पहले अभी हमने बताया आपको एक कोशिकीय प्राणियों का जन्म हुआ जो बिल्कुल लार्वा के समान थे। पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, इस तरह से एक कोशिकीय जो जिनको हम नग्न आंखों से पानी में देख भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे जीवों का उदय हुआ। इसके बाद जो है फिर त्वचा वाले प्राणी आए, फिर हड्डी वाले आए और फिर जाकर के मानव का जो है जन्म हुआ। इसी तरह से वनस्पतियां भी इस पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण के अनुसार जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। भाई वनस्थलों में हम देखते हैं तो वहाँ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें कांटे होते हैं, पत्तियां छोटी होती हैं और उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। वहीं अधिक जलीय वाले क्षेत्रों में हम देखते हैं कि उनका तना स्पंज युक्त होता है, ठीक है, और वहाँ जो है उनमें पानी धारण करने की ज्यादा क्षमता होती है, ठीक। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि जैव विविधता क्या है, तो जीवों और वनस्पतियों में जो विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, ठीक है। जीवों और वनस्पतियों में जो विभिन्न प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है इसी को हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और ये विविधता जो है हमको इस धरती के ऊपर सभी जगह पर देखने को मिलती है। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर लगभग 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन यानी 3.5 करोड़, ठीक है, 3.5 करोड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और कहा गया है 11 मिलियन है ये जो है आपके जीव जंतुओं की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं इसमें, ठीक है। तो यही जैव विविधता है कि आप देख सकते हैं 3.5 करोड़ या 3.5 करोड़ जो है इसके ऊपर पेड़ पौधों की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं और लगभग 11 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर प्राणी या जो जीव जंतु होते हैं इनकी जो है प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें तमाम तरह के जीव जंतु इसमें शामिल होते हैं। हम बहुतों को जो है अपने आसपास जो है देखते भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं या जानवर हैं, तमाम तरह के जो होते हैं तो उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका आंकड़ा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक।
और ऐसा भी कहा जाता है कि आने वाले समय में इनमें से जो तमाम प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त भी हो रही हैं, ठीक है। और वो विलुप्त क्यों हो रही हैं? वो विलुप्त इस कारण हो रही हैं क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इससे जो है बहुत सारी जो हमारी प्रजातियां थी, वो चाहे पेड़ पौधों की हो और चाहे जो है आपकी पशु पक्षियों की या जीव जंतुओं की हो, उनमें काफी जो है अब प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। जैसे गौरैया बचाओ अभियान चलाया गया था, ठीक, तो गौरैया बचाओ अभियान का मतलब फिर क्या है? क्योंकि गौरैया जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। गिद्ध जो है ये भी विलुप्त प्रजाति में आता है। गिद्ध जो है पहले बहुत सारे पाए जाते थे, लेकिन आज जो है हमको कहीं अगर दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं दिखता है। गांव में तो अब बहुत से बच्चे जो अब वर्तमान में है उन्होंने देखा ही नहीं होगा कि हाँ गिद्ध कैसा होता है। चील भी अब यदा कदा जो है वो दिखाई देती है। पेड़ों में भी बहुत सारी जो उसकी प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे जो है नष्ट होती जा रही हैं। शीशम को अगर देखा जाए वर्तमान में तो शीशम का पेड़ जो है अब वो धीरे धीरे सूख जाता है। अब उतना नहीं हो पाता है कि जैसे पहले पुराना पेड़ हो जाता था, उससे तमाम लकड़ी जो है प्राप्त हो जाती थी, तो वो अब ऐसा नहीं हो पाता है। पौधा ही उसका जो है बहुत जगहों पर सूख जाता है, थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद जो है वो सूख जाता है। तो यही जो है हमारी विलुप्तकाय प्रजातियां भी कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बायो डाइवर्सन है, डाइवर्सिटी है या जैव विविधता इसको कहा जाता है। अब इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक। तो पर्यावरण प्रदूषण भाई क्या है? तो हमारे पर्यावरण में या हमारे वातावरण में वायु, जल और मृदा में जब ऐसे अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं जिनके द्वारा ये पदार्थ, ये जो तत्व हैं, ये हानिकारक हो जाते हैं, ठीक है। हमारे वातावरण में जो चीजें पाई जाती हैं जैसे वायु है, जल है, मृदा है, तो इनमें जब ऐसे अवांछनीय या हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो उसमें मिलने से इनको दूषित कर देते हैं, तो यही हमारा कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। या पर्यावरण प्रदूषण से हमारा तात्पर्य है कि जब हमारे पर्यावरण में ऐसे हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जिनसे हमारा वातावरण जो है दूषित हो जाता है, तो उसी को जो है पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं इसमें कि भाई पर्यावरण जो प्रदूषण है ये कैसे होता है। तो इसमें बहुत सारे हैं कारण उसमें कि किन किन कारणों से होता है। कि भाई जैसे पहला है आपका, तो उसमें जैसे कारखानों में जो धुआं निकलता है, ठीक है, या उसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, तो वह धुआं जो है वो वातावरण में जब मिल जाता है तो वो वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। तो वही है कि कारखानों से निकलने वाला, चिमनियों से धुआं, ये वायु प्रदूषण का कारण है। और उन्हीं कारखानों से निकलने वाला जो गंदा जल होता है, तो ये जल जब किसी नदी में या किसी झील में मिल जाता है तो उस जल को भी वो दूषित कर देता है। जल प्रदूषण और भी कारणों से होता है, जैसे जल में पशुओं को नहलाने से, शवों को उसमें यानी उनका दाह संस्कार, जल समाधि देने से उनको जल में जो है विसर्जित किया जाता है इसके द्वारा, या कूड़ा करकट मल मूत्र जल में डालने से, ठीक। तो इन कारणों से जो है जल प्रदूषण होता है। और हम देखते हैं कि अब यातायात के जो साधन हैं, ठीक है, तो इन साधनों से जो आवाज निकलती है, तो चाहे टेम्पो हो हमारे, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो या ट्रैक्टर हो, ठीक है, कोई भी ये होते हैं, तो इनसे जो है बहुत ही तेज कर्कश ध्वनि निकलती है। और ये ध्वनि जो है हमारे प्रदूषण को
हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, इसके द्वारा जो है बहरापन या दिमाग का जो संतुलन बिगड़ जाना होता है, तो ये इसी के कारण जो है होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ कारण इसमें बताए, और एक और बताए दे रहे हैं इसमें कि जैसे जो अब खेती में अगर देखा जाए तो जो उर्वरक विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं या कीटनाशक रसायन जो इस समय इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये कीटनाशक रसायन जो है ये जिनका छिड़काव किया जाता है तो ये भी वायु में इनके जो कण होते हैं वो मिल जाते हैं, तो ये वायु को भी दूषित करते हैं। और दूसरी तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा खादों का इस्तेमाल मिट्टी में की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वो भी जो है अब भूमि की उर्वरा शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करते जा रहे हैं। तो ये कई कारण हैं जिसके द्वारा जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब हमारे पास है कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हम कि पर्यावरण जो है तो हम इसको क्यों संरक्षित रखें, क्यों हमें आवश्यकता है इसकी। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ देखेंगे कि मनुष्य जो है भाई जब से इस धरती के ऊपर आया तब से वो धीरे धीरे क्या करता रहा, इसके ऊपर बदलाव करता रहा और नई नई जो है सोच के द्वारा वो आगे उसमें बदलाव करते करते अपने आप को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाता रहा, गतिशील होता रहा। ठीक है, तो इस तरह से वो लगातार इस धरती के ऊपर जो पर्यावरण या जो परिस्थितियां थी उनको परिवर्तित करता रहा, उसमें बदलाव करता रहा। ठीक है, और इन्हीं परिवर्तनों का जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ा। जो मनुष्य जो था जो ये बदलाव करता रहा, तो यही बदलाव जो थे आगे जो है आकर के अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसके लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि अब वही बदलाव जो उसने लाए, ठीक है, जैसे औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण, हरित क्रांति, ये सब चीजें जो आई तो इससे क्या हुआ, इससे बदलाव तो हुआ, उपजाऊ क्षमता बढ़ी भूमि की, ठीक है, और देश का आर्थिक विकास बढ़ा, उन्नति हुई उसमें। लेकिन अब उनके ही द्वारा जो है तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो गई, अर्थात जो प्रदूषण संबंधी समस्या है तो वो हमारे सामने उत्पन्न हो गई। तो अब ये है कि अगर ये जो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं, अगर इनको हम संरक्षित नहीं रखते हैं, इनको अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हमको क्यों है। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण में पहला हमारा जो बिंदु है कि पर्यावरण जो है तो ये हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था है, या हमें जीने के लिए जल, वायु, भोजन प्रदान करता है, जो हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। भाई पर्यावरण जो है तो अगर हमारा जो जीवन देखा जाए तो वो पर्यावरण पर ही टिका हुआ है, क्योंकि पर्यावरण के ही जो तत्व हैं हमारे, जल है, भूमि है, मृदा है, पवन है, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये अगर तत्व नहीं होंगे तो इनके द्वारा फिर हमारा जीवन प्रभावित होगा। दूसरा है मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब आर्थिक उसकी क्रियाएं क्या है, यही औद्योगिकरण है, यातायात का विकास है, ठीक है, या कृषि की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ाई गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं तो इनका प्रतिकूल प्रभाव मानव के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। और तीसरा है जैवमंडल जीवन का परिमंडल है, यानी जैवमंडल जो है वो हमारे जीवन का परिमंडल है। फिर इसके बाद चौथा है कि यहाँ पर जो चरागाह, वन, खेतीहर भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण का बहुत विनाश हुआ है। कि इस धरती के ऊपर जो चरागाह पाए जाते हैं या जो खेत खलिहान पाए जाते हैं तो उनके द्वारा जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर अब उनमें जो बदलाव किया गया है तो उससे जो है काफी प्रभाव पड़ा है। और हमें अब इन चीजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है कि हमारी भूमि जो है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, ठीक है।
जो ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। ठीक, तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं तो इनको कम किया जाए। तो ये एक आपका पांचवा है जीवों की जातीय विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जीवों की जो जातीय विविधता होती है, जो जातीय तमाम तरह की जो उनकी जातियां पाई जाती हैं जीवधारियों में, तो वही उनकी जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। और छठा है पर्यावरण हमें ईंधन, लकड़ी, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। ठीक, और सातवां हमें पर्यावरण की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये है हमारा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तो आने वाले समय में या हमारी जो पीढ़ी होगी तो वो इससे लाभ ले पाएगी। और अगर इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रही तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय होगा वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन जो है हमने पूरा समाप्त कर दिया। ठीक, अब जो है इसके प्रश्नोत्तर जो है हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो उनको जो है आप कर लीजिएगा। थैंक यू।